जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 7 अक्टूबर 2023 का वो दिन इसराइल के लिए बिल्कुल भी सामान्य दिन नहीं था। हमास ने जो हमला किया था, जो रॉकेट दागे थे और बहुत सारे लोगों को, जो इसराइल के नागरिक थे, जो सीमा से सटे हुए भागों में रहते थे, उनको बंधक बना लिया था। ये हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। बाद में हालांकि इसराइल ने जो है वो जवाबी कार्रवाई की थी, लेकिन इसके बाद कई सारे सवाल सिर उठाने लगे। उनमें एक सवाल ये भी है कि इसराइल और फिलिस्तीन दोनों ही अपनी उस जमीन पर दावा करते हैं, लेकिन इतिहास किसकी तरफ है? सवाल ये भी है कि इसराइल वो देश जो चारों तरफ से आज मुस्लिम देशों से घिरा हुआ है, उसका भविष्य क्या है? और सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि इसराइल की सुरक्षा से कि कहां वो चूक गई। तो इन सभी सवालों पर चर्चा करेंगे। इन सभी सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे एक खास मेहमान मौजूद हैं, अभिजीत अय्यर मित्रा जी। ये आईपीसीएस में सीनियर फेलो हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है रिदम पर। थैंक यू सो मच। इसी के साथ सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि इसराइल और फिलिस्तीन दोनों उस जगह को लेकर अपने अपने दावे ठोक रहे हैं, लेकिन इतिहास किसकी तरफ है? देखिए, प्रॉब्लम क्या है ना, इतिहास को आप कितना पीछे ले जाना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर आप 70 साल पीछे ले जाएं तो अरब लोग ठीक हैं, बट अगर आप 1400 साल पीछे ले जाएं तो दोनों ही गलत हैं, क्योंकि फिर क्रिस्तुओं का उधर राज बनना चाहिए, और अगर आप 2000 साल पीछे ले जाएं फिर यहूदियों का राज बनना चाहिए। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये ना हमको अभी हमेशा जो अभी है उसी पे डिसीजन लेना चाहिए। जो एक जमाने में था उस पे अगर आप डिसीजन लेंगे, देखिए अगर हम 2000 साल पहले पीछे जाएं, फिर क्यों ना हम 1 लाख साल पीछे ना जाएं, जब हम सब बंदर थे केन्या में या नाइजीरिया में, जब हम बंदर थे उधर, और बंदर बन के हम अफ्रीका से निकले। और आपको पता है मेरे जो पूर्वज जो बंदर थे वो केन्या के बहुत इंपॉर्टेंट एक डायमंड माइन है उधर, हीरे का माइन, वो जायदाद हमारा है। तो मेरे को वो वाला डायमंड माइन वापस चाहिए अपने खानदान में। तो ऐसे ना हम कितने भी पीछे जा सकते हैं, तो बेहतर रहता है कि हम पीछे ना देखें और अभी क्या है और क्या सही है, क्या गलत है, क्या लीगल है और क्या लीगल नहीं है उसको देखें। क्योंकि 200 साल पहले, 1400 साल पहले, 2000 साल पहले जो लीगल सिस्टम्स थे वो अभी के लीगल सिस्टम्स नहीं है। तो सर, आपको क्या लग रहा है इजराइल की सुरक्षा से कहां चूक हो गई? क्योंकि लोग जो हैं वो अब मोसाद की इमेज पर सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल, पर देखिए ये जो मोसाद का जो बहुत बड़ा चढ़ाया हुआ इमेज है, ये एक किस्म से बॉलीवुड का क्रिएशन, बॉलीवुड हॉलीवुड इसका क्रिएशन है। अगर आप एक किताब पढ़ें, उसका नाम है राइज एंड किल, वो मेरे दोस्त श्री रोनेन बर्गमैन ने लिखा है। अगर वो आप पढ़ें, आपको पता चलेगा कि इजराइल के अंदर मोसाद का नाम इतना विजय से नहीं है, पर ज्यादातर करप्शन और खुद के लोगों को फॉल्स केस में फंसाना, इन सब से एसोसिएटेड रहता है। तो इसमें क्या है कि देखिए, इंटेल जो होता है वो एक किस्म से खाने पकाने की तरह होता है, ठीक है ना। अगर आप आप घर में ले आके अपने मम्मी को सब्जियों का पैकेट दे दें, ठीक है, उसमें बैंगन है, मिर्ची है, टमाटर है, प्याज है, धनिया है, पता नहीं क्या क्या है, आपको पता नहीं है कि मम्मी क्या बना के आपको खिलाने वाली है, ठीक है ना। इंटेल उसकी तरह है, इंटेल सब्जी देने की तरह है। उसका जो नतीजा निकलने वाला है किसी को भी नहीं पता। ये ना बस बॉलीवुड पिक्चरों में होता है कि एक फोन कॉल पे किसी सीक्रेट एजेंट विनोद ने सुन लिया कि अरे हम जाके इंडिया गेट में जाके बम लगाने वाले हैं और उस बम के बाद हम ये करने वाले हैं। ऐसे इंटेल नहीं होता है। इंटेल, अगर हम इंडिया गेट में बम लगाने वाले होते हैं, इंटेल ऐसे होता है कि जनाब आप ना एक ऑटो पकड़ लीजिए दिल्ली से सफदरजंग एनक्लेव से लेके वो उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन तक,
बस। अब इससे आपको कहां से पता चलेगा कि इंडिया गेट पे विस्फोट होने वाला है? नहीं पता चलेगा। ये कहीं और, ये कोई और डिपार्टमेंट देखेगा। अब ये आपने फोन पे सुन लिया, फिर कोई और डिपार्टमेंट जो व्हाट्सएप इंटरसेप्शन करता है वो देखेगा कि उद्योग भवन से इंडिया गेट में हमने एक साइकिल रिक्शा लिया है ताकि वो विस्फोटक पदार्थ जो है, और वो भी हमको पता नहीं, उन्होंने बस बोला है कि पैकेज को उद्योग भवन रेलवे स्टेशन से इंडिया गेट तक ले जाना है। अब आप मेरे को बताइए, जो दो अलग अलग डिपार्टमेंट में हैं, उनको कैसे पता चलेगा कि ये बंदा जो ऑटो लेके मेट्रो स्टेशन तक जा रहा है और जो दूसरा बंदा जो साइकिल रिक्शा तैयार किया है उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन से इंडिया गेट जाने तक, ये दो मिले हुए हैं और ये उसी चीज की बात कर रहे हैं? बहुत मुश्किल है ना। तो इन चीजों को फ्यूज करना इतना मुश्किल काम है। जब अटैक हो जाता है तब हमको पीछे देख के बहुत आसानी से हम बोल सकते हैं कि भाई अच्छा ये सब हुआ था, पर जब हमको फ्यूचर ही पता नहीं है, हम कैसे इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं? ये बहुत मुश्किल है। एक किस्म से ये ना, ये एस्ट्रोलॉजर जो हाथ पढ़ते हैं या कुंडली देखते हैं, उनके जो भी जितना भी महान एस्ट्रोलॉजर हैं, पंडित जी हैं, वो कुंडली में आपको ये नहीं बता पाएंगे कि आपको डिवोर्स होने वाला है या नहीं होने वाला है। शायद हो जाए, नहीं हो जाए, है ना। तो ये उससे भी ज्यादा, कई ज्यादा मुश्किल है। तो ये फेलियर हमको देखना पड़ेगा। ये हर एजेंसी में फेलियर होता है, नंबर 1। नंबर 2, हमको देखना है कि जो दीवार है जो गाजा पट्टी को इजराइल से सेपरेट करता है, उसका कैसे फेलियर हुआ, और उसके भी रिडंडेंसी थे। तो पहला क्या था कि इजराइल में ये टेक्नोलॉजी पर जो उनका विश्वास है ना, बहुत ज्यादा विश्वास है, हमको टेक्नोलॉजी सेव कर लेगा। ये हम हिंदुस्तान में भी देखते हैं। आपको याद होगा कि पंडित नेहरू ने बोला था कि डैम्स आर द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, है ना। भाई मैं तो हिंदू हूं, मेरे लिए मंदिर मंदिर है और डैम डैम है, बट ये हम अभी भी सोचते हैं। अगर आप डिफेंस में देखेंगे, भाई हमने बस वो राफाल खरीद लिया तो डिफेंस ठीक हो जाएगा, हमने बस वो वाला टैंक खरीद लिया ठीक हो जाएगा, हमने परमाणु हथियार बना लिए ठीक हो जाएगा। नहीं, टेक्नोलॉजी डज नॉट सॉल्व प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम जो होते हैं वो इंसान क्रिएट करते हैं और इंसान ही सॉल्व कर सकते हैं। अब दीवार में क्या हुआ मैं बताता हूं। उस दीवार में खंभों पे ऐसे नीचे देखते हुए, ठीक है, ये खंभा होगा और नीचे देखते हुए रेडार है, मोशन सेंसर है, कैमरा है, वो थर्मल कैमरा है जो रात में देख सकते हैं, वो सब लगे हुए हैं। वो सब एक दूसरे से बात करते हैं। तो कोई एक फेल हुआ तो दूसरा है। जो फेंस है, जो दीवार है, उसमें एक इलेक्ट्रिक चार्ज है, तो कोई उसको काटेगा प्लायर से, फिर वो इलेक्ट्रिक चार्ज जब टूट जाता है वो अलार्म आ जाता है, ठीक है। और अगर इसमें से कुछ भी हो, हर 200-300 मीटर मशीन गन, रिमोट कंट्रोल मशीन गन होते हैं, जिससे वो जो भी ये कर रहे हैं उनकी मार डालते हैं। अब क्या हुआ कि जो फोटोग्राफर, आपके फोटोग्राफर के भी पास भी ड्रोन होगा, आजकल ड्रोन का बहुत शौक चला पड़ा हुआ है। तो वो छोटे वाले ड्रोन जिसमें कैमरा लगते हैं, वो जो कैमरा का जो भार है, वो जो गोप्रो कैमरा का जो भार है, उसी भार का अगर आपने एक क्या कहते हैं उसे, बम लगा दिया, बस 200-300 ग्राम, उससे ज्यादा होने की जरूरत नहीं है। आपके आईफोन के भार का अगर आपने एक बम लगा दिया, वो उस मोशन को एकदम तबाह कर देगा। उससे भी कम देख लीजिए, जो दिवाली, अभी दिवाली आ रहा है तो हमारे दर्शक जरूर सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन करके एटम बम सब, लड़ी सब खरीद रहे होंगे। आप देख लीजिए, अगर आपके पास एक GoPro है, आप थोड़ा साइंस एक्सपेरिमेंट कीजिए, उस पर एक एटम बम, लक्ष्मी बम लगा के चला के देखिए, उसके बाद आपका GoPro बचता है या नहीं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत सेंसिटिव होते हैं, उनको उड़ा दिया गया। मशीन गनों पे थोड़ा ज्यादा भार का एक्सप्लोसिव लगा के उड़ा दिया गया। उसके बाद जो ह्यूमन रिडंडेंसी था, पहले एक लाइट आर्मर्ड व्हीकल, यानी कि ज्यादा उस पे मैक्सिमम थोड़ा सा मशीन गन फायर को झेल पाएंगे, वैसे जीप्स आए, जैसे हमारा आर्मी जिप्सी इस्तेमाल करता है उसकी तरह जीप्स आए, उन पे भी उन्होंने विस्फोटक लगा के उड़ा दिया। फिर टैंक्स आए, टैंक्स पे 2-3 किलो के वही ड्रोन्स ने विस्फोटक पदार्थ लगा के उड़ा दिया। फिर जब वो अंदर आए तो अब तक पूरा दीवार तबाह हो चुका है।
जब वो अंदर आए, वार्निंग गया, उन सिपाहियों को वार्निंग गया कि भाई इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, पर उधर भी आप देख लीजिए वो समझ नहीं पा रहे थे कि भाई उनके लिए इन्फिल्ट्रेशन माने 10-15 लोग आए हैं। 3,500 लोग हमास से इजराइल के अंदर गए। अब आप ही देख लीजिए, अगर किसी ने बोला कि एक्सीडेंट हुआ है, आपको लगता है बस 2 गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ है, 4-5 लोग मरे होंगे। जब कोहरा पड़ता है ना दिल्ली में, तब आपने देखा होगा वो नोएडा वाले ब्रिज में 1000 गाड़ी एक के बाद एक क्रैश करके जैम हो गए थे। वो तो कभी कभार ही होता है ना, और आप सोचोगे भी नहीं कि वो एक्सीडेंट बोलता है। तो उन्होंने सोचा भी नहीं था कितने लोग आए हैं। एक किबुत्स है उधर, नहाल ओज, एक छोटा सा गांव है नहाल ओज करके, जहां मिलिट्री का बंदोबस्त है उधर। पहले हमास ने उधर टारगेट किया, और क्या था कि सब जो सदर्न कमांड के जो कमांडर्स थे वो सब उसी गांव में थे, तो सबको एक साथ मार डाला। तो पूरा का पूरा जो कमांड स्ट्रक्चर था वो 1 मिनट के अंदर गिर गया। और जो कमांडर है, अगर कमांडर आपको ऑर्डर नहीं देगा तो और कौन ऑर्डर देगा? अगर सेनापति ही मर गया है तो कौन आपको ऑर्डर देगा? तो ये सब एक साथ हुआ है। अब बहुत सारे नए डिटेल्स भी निकलेंगे, देखते हैं जब इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आता है तब देखते हैं क्या पूरा होता है। सर, कुछ लोगों का मानना यह भी है कि ईरान ने हमास के कंधों पर बंदूक रखकर इजराइल पर चलाई है, तो इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है? जैसे सऊदी अरेबिया है, यूनाइटेड अरब अमीरात है, इसको इजराइल के नजदीक आने से रोकना है? ये एक मोटिव है, पर देखिए इसमें बहुत सारे मोटिव्स हैं। ईरान बिल्कुल चाहता है कि सऊदी और इजराइल के बीच में शांति ना हो, पर इक्वली दोहा कतार को बहुत ज्यादा इच्छा है कि सऊदी और इजराइल के बीच तनाव बढ़ता रहे, क्योंकि जो कतर है उसका पॉलिसी ऐसा है कि तनाव बढ़ाओ, जितना तनाव बढ़ाओगे उतना कम आपको उतना ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। मैं आपको समझाता हूं। आप समझ लीजिए, आप एक सोसाइटी में रहते हो जहां जस्ट 5 घर हैं, ठीक है? अब क्या है कि सोसाइटी का नियम है कि सब घर सफेद होने चाहिए, और आपको सडनली आपके कोट जो पर्पल है उसकी तरह आपके घर को पेंट करना है। अब सोसाइटी का रूल तो अलाउ नहीं करेगा, और जो बाकी के 4 खानदान है वो आपको अलाउ नहीं कर रहे हैं। RWA ने आपको रोक के रखा है। तो आप क्या करती हैं कि आप उन 4 घरों में तनाव पैदा करती हैं। आप जाके एक घर के आंटी को बोलते हैं कि आंटी जी, आपको पता है आपका पति कोई चक्कर चला रहा है। दूसरे में जाके बोलती हैं कि आंटी जी, आपको पता है आपका बेटा फेल हो गया था, उसने रिपोर्ट कार्ड में गलत मार्क लिख के ये कर दिया। फिर तीसरे में जाके आप नानी जी से बोलते हैं कि नानी जी, पता है आपकी बेटी आपको घर से निकालने की प्लान कर रही है, आपको रात में मार के सब आपका वो जेवरात ये करने की कोशिश कर रही है। आपने तनाव पैदा कर दिया। तो अब क्या है, उस घर की मम्मी, दूसरे घर की मम्मी और तीसरे घर की जो नानी है, वो अब आप पे विश्वास करती है, खुद अपने बच्चे पे, खुद अपने पति पे विश्वास नहीं करती है। आपने अपॉर्चुनिटी जनरेट कर लिया। ये कतर का फॉरेन पॉलिसी रहा है। पर इसमें तीसरा है जो कोई बात नहीं कर रहा है, और वो है रूस। जो हमने ये अटैक देखा है, ये इसका इतना एक सोफिस्टिकेटेड अटैक, ये सब इंफॉर्मेशन छिपा के ताकि मोसाद कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी को पता ना चले, ऐसे काउंटर इंटेलिजेंस मैंने जिंदगी में नहीं देखा है। ये ना ही तो ईरान के क्षमता में है, कतर के तो छोड़ ही दीजिए, सीरिया के क्षमता में नहीं है, किसी के क्षमता में नहीं है, बस शायद रूस, इजराइल और अमेरिका के क्षमता में है। दूसरी बात, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अब जो सब हथियार इजराइल को दिए जाएंगे, अमेरिका का एक प्रश्न बनता है, मैं या तो इजराइल को दूं या तो यूक्रेन को दूं, दोनों को दे नहीं सकता। और वैसे भी सब जो अमेरिकन जो स्टॉक पाइल थे और नेटो के जो हथियार का जो भंडार था, वो सब यूक्रेन में तबाह हो गया है। यूक्रेन को दे के अब देने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। और अब अगर इजराइल में एक युद्ध छिड़ गया जहां उनको बारूद देने पड़ रहे हैं, तो कहां देंगे? तो इसमें बहुत सारा, मेरे को कोई एक बंदा नहीं दिख रहा है, मेरे को 3-4 बंदे मिले हुए दिख रहे हैं इसमें। अच्छा सर, हम ये भी देख रहे हैं कि अमेरिका और कई यूरोपियन देशों में फिलिस्तीन और हमास के समर्थन में बड़े स्तर पर
रैली हो रही है या प्रोटेस्ट हो रहे हैं, क्या गाजा में जो कुछ हो रहा है उसकी अमेरिका और यूरोपियन देशों की जो राजनीति है, लोकल राजनीति है, उस पर कोई असर पड़ेगा? देखिए, असर ऑलरेडी पड़ रहा है। आज अगर आपने देखा होगा, जो MSNBC है, जो अमेरिका का बहुत खतरनाक सा लेफ्ट विंग चैनल है, जैसे हमारा जो NDTV हुआ क्या करता था, वो उधर का NDTV है। पर अगर NDTV और एकता कपूर ने शादी करके एक बच्चा पैदा कर लिया, तो NDTV के न्यूज और एकता कपूर का ओवर एक्टिंग और ड्रामा जो है वो MSNBC है। और उधर एक बहुत ही घटिया एक एंकर है मेहदी हसन नाम के, जिन्होंने हिंदुओं को जानवर बुलाया था। तो उनको आज काम से निकाल दिया गया है। कल का उनका जो शो था वो ब्रॉडकास्ट नहीं हुआ है, और 2 और मुस्लिम एंकर हैं, आईमान नाम के और अली वेल्शी नाम के, उनका प्रोग्राम खत्म कर दिया गया है। डेमोक्रेट पार्टी जो ये सब बहुत बड़ा चढ़ा के बात करता था कि लोग आतंकवादी नहीं होते, उनको आतंकवादी बनाया जाता है और ये सब बकवास, वो सब अब बंद हो गया है। पर कितने देर के लिए बंद होगा ये हमको समझना चाहिए, क्योंकि आज के लिए बंद करेंगे, परसों फिर से शुरू कर देंगे। कल नहीं शुरू करेंगे, पर परसों या तरसों तो शुरू ही कर देंगे, ठीक है ना। तो कितने देर के लिए बंद होगा देखना चाहिए। पर जहां इंपैक्ट हुआ है वो यूरोप में है, स्पेसिफिकली जर्मनी और फ्रांस में। और जर्मनी और फ्रांस में क्या हुआ है कि नॉर्मली प्रोटेस्ट अलाउड है, पर पूरा का पूरा कोई भी पैलेस्टीनियन प्रोटेस्ट को एकदम से बंद कर दिया गया है। उनको इलीगल, गैर कानूनी डिक्लेयर कर दिया गया है। और इसी वजह से कल फ्रांस में, क्योंकि पहले तो उन्हें प्रोटेस्ट निकाला था, और फिर क्योंकि सरकार ने उधर बैन कर दिया उसे, एक बंदे ने अक्सर नाम का एक शहर है उधर, उसने चाकू लेके 3 टीचरों को अल्लाह अकबर बोल के चाकू से अटैक किया, उनमें से एक मर गए। तो आपने देखा होगा कि चीन में भी एक इजराइल एम्बेसी का जो बंदा था उसको भी चाकू से मारा गया है। तो ये बहुत तनाव होने वाला है, काफी सारा तनाव होने वाला है। पर पॉलिसी अगर चेंज हुआ है तो लगता नहीं है। अभी भी इन लोगों के लिए ना, अगर गोरे लोगों को मारो तो तुम आतंकवादी हो, अगर काले या भूरे लोगों को मारो तो तुम आजादी के लिए लड़ने वाले हो, एटीट्यूड है इन लोगों का। सर, ये तो हमने बात कर ली दुनिया की। अगर हम अपने देश की बात करें, भारत की बात करें, तो भारत में ये देखा जा रहा है कि जो प्रधानमंत्री मोदी हैं वो तो इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, खुले तौर पर समर्थन कर रहे हैं। तो और जबकि जो भारतीय मुस्लिम हैं वो फिलिस्तीन का सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या लगता है आपको, बीजेपी के लिए ये कदम आने वाले चुनावों में नुकसानदेह साबित होगा? और सवाल ये भी है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो फिलिस्तीन का सपोर्ट कर रही है, तो क्या इससे भारत की साख पर कोई प्रभाव पड़ेगा? आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, मैं ये नहीं मानता हूं कि हिंदुस्तानी मुसलमान फिलिस्तीन को सपोर्ट करते हैं या पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं या लश्कर तोयबा को सपोर्ट करते हैं। कोई भी स्टडी आप देख लीजिए, 15 से 25 को हिंदी में क्या कहते हैं, 15 से 25% रेडिकलाइज होता है। अब इसमें क्या देखेंगे कि 15 से 25% तो जरूर इन लोगों को, हमास को सपोर्ट करते हैं। और हमको भी याद रखना चाहिए कि हमास फिलिस्तीन नहीं है और फिलिस्तीन हमास नहीं है। क्योंकि इसमें क्या है कि मैं गाजा में 10 दिन रह चुका हूं। हमास के सबसे बड़े जो विक्टिम्स हैं वो यहूदी नहीं है, वो खुद अपने ही लोग हैं। आपको याद होगा कि कश्मीर में जितने लोग मरे थे, सबसे ज्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथ नहीं मरे थे, टेररिस्ट के हाथ मरे थे। हर एक बंदा जो सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथ मरा था, उसके लिए 10 बंदे टेररिस्ट के हाथ मरे थे, खुद उनके ही लोग। गाजा में भी यही, गाजा में इतना डर का माहौल है, आप मानेंगे नहीं। लोग हमास के खिलाफ कुछ भी बोल देते हैं। रात को 10-15 ये ठुल्ले आ जाते हैं घर पे, खट खट खट, फिर आपका नामो निशानी मिट जाता है।
किसी को पता नहीं है। फिर 10-15 दिन बाद आपका सड़ा हुआ लाश कहीं मिलेगा, आपके हाथ काट दिए थे, आपके पैर काट दिए, पता है, आपका जीभ काट दिया था, आपका आंख खरोच के निकाल दिया था, पता नहीं क्या क्या होता है उधर, उसके बारे में कोई रिपोर्ट नहीं करता। आप देखेंगे ये सब जो सेल्फ प्रोक्लेम्ड, जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट है, हमारे इधर भी बहुत सारे ये नौटंकी चलाते हैं ना, हम इंडिपेंडेंट हैं, हम गोदी मीडिया नहीं है। उधर भी ये बहुत सारे नॉन गोदी मीडिया इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, जो सब सोरोस पैसा देता है उनको, उधर भी सोरोस ही पैसा देता है उनको। वो कभी भी हमास के जो अत्याचार खुद अपने लोगों पे होता है उसके बारे में कभी नहीं रिपोर्ट करते हैं, कभी भी रिपोर्ट नहीं करते। पिछले 17 साल में एक बार भी रिपोर्ट नहीं किया उन लोगों ने। तो ये लोग उधर भी हैं, और उधर जो तनाव है वो एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते। तो पीपल देयर हेट हमास, ठीक है। व्हेन आई से हेट हमास, उधर कम परसेंटेज होगा, मे बी 50% हेट करते हैं, 50% सपोर्ट करते हैं। हिंदुस्तान में क्या है कि वो खालिद मिशाल जो पहले हेड थे हमास के, उन्होंने एक डे ऑफ रेज, एक गुस्सा का दिन जताया था, क्योंकि कल जुम्मा था और जुम्मा का प्रेयर होना चाहिए, सब लोग मस्जिद में इकट्ठा होते हैं। आपने हिंदुस्तान में कितने सारे प्रोटेस्ट देखे? एक दो प्रोटेस्ट देखा होगा केरला में, कर्नाटका में 1-2 थे, और कर्नाटका में जो प्रोटेस्ट हुआ सरकार ने इमीडिएटली कॉल करके एक बंदे को बोला कि अपना व्हाट्सएप स्टेटस चेंज करके। कोई वायलेंट प्रोटेस्ट था नहीं। यूरोप में ज्यादा हो रहा है, हिंदुस्तान में कम हो रहा है, क्योंकि इधर भी आप देखेंगे क्या होता है कि जो ये सुन्नी मुसलमान जो लीडरशिप है, उन्होंने खुद अपने कौम को इतना डरा के रखा है, इतना दबा के रखा है। क्यों पिछले इलेक्शन में मुसलमानों ने इतना जम के मोदी के लिए वोट किया था? क्योंकि मोदी उनके नेताओं को पैसा नहीं दे रहे हैं। पहले ये कांग्रेस ये सब जो थे उनके नेताओं को पैसा देते थे, वो नेता उसी ठुल्लों को लेके अपने कौम को डराते थे और उनको पूरा कब्जा में करके रखा था। पर जो हमारे अभी का सरकार है वो उन लोगों को इलेक्ट्रिसिटी देता है, स्कूल देता है, टॉयलेट देता है, और जो उनका जो निर्भरता है अपने कौम के लीडर्स पे, वो कम करके सरकारी निर्भरता को ज्यादा कर रहा है। तो एक किस्म से वो डिसोसिएशन पैदा हो रहा है, वो बहुत अच्छी बात है। प्रॉब्लम क्या है कि हमारा जो आईटी सेल वाले हैं वो हमेशा बोलते हैं मुल्ला मोदी। ये गलत है, ये बहुत ही एक घटिया चीज है। हमको मोदी को सराहना चाहिए कि हम इन लोगों को अपने पुराने डिपेंडेंसी से निकाल रहे हैं, और फिर भी मोदी जी को गाली दिए जा रहे हैं। यार गाली दो जब उन्होंने कुछ खराब किया है ना, जब कुछ अच्छा काम करते हैं तो काय का गाली देते हो? तो आई डोंट थिंक कि हिंदुस्तान में एटलीस्ट इतना सपोर्ट हुआ है। पर जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, एक काफी मशहूर नोबेल नॉमिनेटेड फैक्ट चेकर हैं, जो कल, बाय द वे आपको पता है, कल उन्होंने कम से कम 5 वीडियो ट्वीट किए थे फिलिस्तीनियों के मरने वाले वीडियो, जो फेक थे। सीधा उधर जो वीडियो बार बार दिखा रहे थे। हाँ, पर एक नहीं, टोटल में 5 वीडियो थे जो फेक थे। उसमें ना औरतें पता नहीं क्या रूज लगा के, ये सवाल पे मैं आने वाली हूँ आपके पास। आपने ट्वीट भी किया था ट्विटर पर, आपने एक्स पर पोस्ट किया था, और जिसमें आपने लिखा था कि जो वो है एकता कपूर है, उनसे अच्छे तो इनके मेकअप आर्टिस्ट हैं। तो वो जो तस्वीर थी जिसमें कुछ मुस्लिम्स थे, वो बुरखा टाइप कुछ पहने हुए थे और मेकअप करा रहे थे, जैसे चोट के निशान लग गए हों, उसके बारे में कुछ बताएं, वो क्या था? तो देखिए, वो एक पुराना फिल्म का ये है, फिल्म सेट के लिए था, बट उसमें आपको देखना चाहिए कि कितने प्रिसिजन से, कितने सुंदर से और कारीगर के तरह से उन्होंने फाइनल इफेक्ट किया था। एकता कपूर और बॉलीवुड में क्षमता नहीं है कि इतना सही सा मेकअप कर पाए। हिंदुस्तान में अगर आप देखेंगे कोई भी पिक्चर में खून जो होता है ना, वो थोड़ा ज्यादा लाल होता है। परंतु जो फिलिस्तीनी मेकअप आर्टिस्ट है, उन्होंने खून का कलर एकदम परफेक्ट रंग निकाला है, और जो मेकअप करते हैं एकदम रियलिस्टिक सा करते हैं। तो ये पूरा का पूरा इंडस्ट्री है। एक और आप वीडियो देखेंगे, उसमें ना इतना शोर शराबा चल रहा है, पर एक बंदा एम्बुलेंस से निकल के अपने पैर पे निकल के नमाज करना शुरू कर देता है। अब आप देखिए, कोई भी मेट्रो स्टेशन गया है,
राजीव चौक मेट्रो स्टेशन में आप जाके कोई एक बंदा अपने घुटने पे लग जाए और रोना शुरू कर दे, कोई भी उस बंदा को नहीं देखेगा। अरे देखना भी चाहता है तो जो इतना शोर शराबा हो रहा है बाहर, वो उसको तो सुना ही भी नहीं देगा यार। पर सब लोग रुक जाते हैं और ये करते हैं और आके ये करना शुरू कर देते हैं। मैं आपके लिए करूं अभी 2 मिनट करता हूं, रुकिए देखिए। मैं अभी आके ये क्या था, इजरायली एयर स्ट्राइक कर दिया, मेरा बच्चा मर गया, मेरा बच्चा मर गया। मैंने देख लिया, मेरा बच्चा मर गया। मैंने उसको अपने हाथ से पला पोसा था, वो मर गया। मैं क्या करूंगा? ये देखा आपने? ये होता है उधर, ये होता है उधर। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि बच्चे एक्चुअल में मर रहे हैं और ये लोग ये तमाशा करके उनके मौत को कमर्शलाइज कर रहे हैं। ये लोग इतने घटिया हैं, इतने घटिया हैं, इनका पूरा सोसाइटी जो है इन पे निर्भर करता है। और इसमें प्रॉब्लम क्या है, मैंने आपको बोला था कि हमास 1 नंबर के डकैत ठुल्ले हैं। उधर सोशल क्रेडिट का सिस्टम होता है। 20 साल पहले जब मेरे पापा रिटायर किए थे आईएएस से, हम कश्मीर गए थे रिसर्च करने के लिए। उसमें हमने एक औरत से बात किया जो ऐसे, जो मैंने अभी आपके लिए तमाशा किया था ना, उसी की तरह वो बोल रही थी। उसने वो बुर्का में थी और उन्होंने अपना बुर्का खोल के ऑलमोस्ट ब्रा तक हमको दिखा दिया था कि उनके बेटी को कैसे उन्होंने दूध पिला के पाला था। पर मेरे पापा हमेशा बोलते थे मेथोडोलॉजी इज इंपॉर्टेंट। तो हम 2 महीने बाद गए कंफर्म करने के लिए कि हमेशा जब झूठ बोला जाता है ना, सच बोलना, सच हमेशा वही रहता है, पर झूठ हमेशा 10% हर टाइम अलग होते रहते हैं। तो हम उसी मोहल्ले में गए फिर चेक करने के लिए। टर्न्स आउट कि उस औरत का बेटा ही नहीं था, उसकी 2 बेटियां थी। तो क्या होता है इधर सोसाइटी में, जब आपका बच्चा शहीद होता है तो आपको सोसाइटी में स्टेटस मिलता है, ये शहीद की मां है या शहीद का बाप है। तो सभी को थोड़ा थोड़ा शहादत दिखाना पड़ता है सोसाइटी में ऊपर करने के लिए, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर आप शहीद नहीं हो सकते हैं तो कम से कम शहीद का ढोंग कीजिए, क्योंकि जब वो आके ये एक्टिंग करते हैं तो वो सच बन जाता है। तो सबको बोलना पड़ता है ये शहीद की मां है, ताकि टीवी कैमरा को बाद में, वही न्यूज चैनल को पता ना चले बाद में कि ये झूठ बोल रही थी। तो आपका बच्चा मरा नहीं है, फिर भी आप शहीद की मां हैं, क्योंकि आपका टीवी कैमरा वाला क्लिप वायरल हुआ था। और उस झूठ को सच्चाई में बदलने के लिए सबको, पूरे सोसाइटी को वो झूठ इंटरनलाइज करना पड़ता है। और फिर आप जाके हमास को बोल सकते हो भाई 1 बोरी और चावल दे दे। मैंने वो वीडियो बनाया था, मैं वो सेलिब्रिटी हूँ, सोशल मीडिया सेलिब्रिटी, और अगर तू मेरे को 1 बोरी और चावल नहीं देगा, मैं बोल दूंगी ये सब झूठ है। तो ये उनका सोशल ये है। इसमें आप देखेंगे साफ साफ नजर आता है कि बच्चे जो मरे हैं वो सिलिकॉन वाले बच्चे हैं। आप जाके, मैं आपको व्हाट्सएप पे भेजता हूं एक वीडियो, आप जाके देख लीजिए। चाइना में एकदम रियलिस्टिक सिलिकॉन बच्चे पैदा होते हैं। देखिए, रिगर मॉर्टिस नाम का एक चीज होता है। जब एक लाश आती है, उसका 5-6 घंटे में एकदम उसको मोड़ नहीं सकते, उसका हाथ ऐसे वैसे नहीं जाता है। वो कैसे है कि बच्चा जब उठाते हैं उस पे हाथ एकदम ऊपर अटका हुआ है, पर पैर डिग 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 करके ये कर रहे हैं। रिगर मॉर्टिस में तो ये नहीं होता है भाई, ठीक है ना। तो ये इतने सारी चीजें जो देख के ही पता चल जाता है कि भाई ये फेक है। खतरा क्या है कि जो 15 से 25% है जो रेडिकलाइज्ड हैं, वो इतने खतरनाक हैं, वो एक सांप नहीं है। उनमें जो जहर है वो 15,000 सांपों का जहर है। आपने देखा था लास्ट टाइम नुपुर शर्मा के केस में कैसे कितने राइट्स उसने पैदा कर दिए थे। 12 लोग मरे थे, उनमें से एक को तो आईसिस स्टाइल की तरह टीवी पे गला को ऐसे ऐसे करके मारा गया था टीवी पे, और टीवी पे नहीं, व्हाट्सएप पे। इस बार वो तनाव, उसने क्यों वो थ्रेड कल ही ट्वीट किया था,
फिलिस्तीनी बच्चे पिछले 7 दिन से मरे जा रहे हैं, पर कल ही क्यों उसने वो थ्रेड ट्वीट किया था ताकि मुसलमान समुदाय में गुस्सा पैदा हो और कोई ना कोई राइट्स हो। ठीक है, वो फेल हो गया, अच्छी बात है, पर उसने जानबूझ के किया था जो हमास के लीडर खालिद मशाल ने उसको करने को बोला था कि एक फ्राइडे के दिन, जुम्मा के दिन एक गुस्सा का दिन होना चाहिए। गुस्सा का दिन माने राइट्स का दिन, उसको पैदा करो। वो वही करने की कोशिश कर रहा था। आप इजराइल और फिलिस्तीन युद्ध को लेकर अपनी क्या सोच रखना चाहते हैं? आपका आखिरी जो कमेंट है वो मैं लेना चाहूंगी। जी, आई थिंक सब हिंदुस्तानी का सोच, हिंदुस्तानी गवर्नमेंट का पोजीशन होना चाहिए कि भाई उधर 2 राष्ट्र होने चाहिए जो एक दूसरे के साथ शांति में रहे। पर यही सोच के हमने हिंदुस्तान और पाकिस्तान बनाया था। हमको कोई शांति मिला? कोई शांति नहीं मिला ना ही तो बांग्लादेश से शांति मिला, ना ही तो पाकिस्तान से शांति मिला। तो हम क्यों मानते हैं कि इजराइल में ये पार्टीशन से शांति होगा? शांति नहीं होगा। और वो शांति कायम करने के लिए जैसे पाकिस्तान को अपना आतंकवाद बंद करना है, वैसे ही फिलिस्तीन को अपना आतंकवाद, फिलिस्तीन की सरकार का जो आतंकवाद है उसे बंद करवाना ही पड़ेगा, और उसके लिए टाइम लगेगा। तो जब हम देखते हैं कि भाई इजराइल जो अभी गोलाबारी कर रही है फिलिस्तीन का, उसमें बच्चे मरने वाले हैं, उसमें निर्दोष लोग मरने वाले हैं, पर वो क्यों मरने वाले हैं? क्योंकि हमास उनके पीछे छिपा हुआ था। जैसे पाकिस्तानी सरकार अपने निर्दोष सिटीजन्स के पीछे छिपते रहता है, और अगर वो मरे बहुत बुरी बात है, पर मेरे को कोई भी आंसू नहीं आने वाले। तो ये हमको समझना चाहिए। और आगे जाते वक्त ये सोल्यूशन जो होता है, मैं हमेशा मानता हूं कि सोल्यूशन कभी सोल्यूशन नहीं होता है। सोल्यूशन से नए तनाव पैदा होते हैं, अलग किस्म के तनाव पैदा होते हैं। तो बेहतर है कि हम कभी भी ये ना माने कि कोई सोल्यूशन पॉसिबल ही है। चलिए सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने इतना कीमती वक्त हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।